हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बुक 2 है हमारा, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला पार्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग, ये महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम आपके सामने लेकर आ रहे थे। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये महत्वपूर्ण सेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यानी इसका जो पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है, टॉपिक वाइज वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेशन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन से पहले या चैप्टर को खत्म करने के बाद अपने आप को एश्योर करने से पहले इसे जरूर कर लेना चाहिए। यानी वो ऐसे सवाल हैं जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से अलग हैं, जो आपके डेली जो आपका जो चैप्टर रिवीजन है उससे अलग है, थोड़ा हाई ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर देख लेने चाहिए। तो इन महत्वपूर्ण सवालों को हम शुरू करें उससे पहले एक खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यहां पर आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी माध्यम में यूपी बिहार बोर्ड सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के आधार पर भी कंप्लीट कराया जाता है, और आपको बिना किसी डिस्काउंट कोड, कूपन कोड के फ्री ऑफ कॉस्ट सारी शिक्षा दी जाती है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं ये आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, और देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में करते हैं, पहले हम बहुविकल्पी करते हैं, फिर अति लघु लघु सारे प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की बुनियाद क्या है। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने एक त्रासदी विभाजन वाली देखी थी, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, कट्टरपंथी सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, धर्मांधता का सिद्धांत। अब वैसे तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत तो हो नहीं सकता पाकिस्तान बनाने के लिए, सेकुलरिज्म तो हो नहीं सकता। हाँ, धर्मांधता और कट्टरपंथी कहीं ना कहीं पीछे शामिल था, लेकिन मेन था द्विराष्ट्र सिद्धांत सही जवाब, जिसका मतलब था टू नेशंस थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, इससे संबंधित बहुत लोगों की बात आता है। इकबाल का नाम आता है, पार्टी वाइज देखें तो मुस्लिम लीग का नाम आता है। टू नेशन थ्योरी, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र की बात की गई थी। शरणार्थी समस्या का प्रमुख कारण क्या था? जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे वहां के हिंदू भारत आए, भारत के मुसलमान पाकिस्तान गए, और हर जगह शरणार्थियों की एक प्रॉब्लम हुई, खासकर भारत में। तो ये क्या था? लोगों का स्वेच्छा से पलायन, लोगों का धर्म के नाम पर पलायन, लोगों का आत्मरक्षा के लिए पलायन, लोगों का अत्याचारों से बचने के लिए पलायन। सही जवाब क्या था? आत्मरक्षा के लिए पलायन। यानी कि लोगों को क्या था, वहां पे लग रहा था कि वो बच ही नहीं पाएंगे, वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो भाग कर यहां आने लगे। ये शरणार्थी समस्या का प्रमुख कारण था। पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण क्या था? शासन द्वारा निष्कासन का आदेश, स्वेच्छा से भारत में बसने की इच्छा, आतंक और अत्याचार से बचने की व्यवस्था, भारत सरकार का बसने के लिए बुलाया। तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां पर, जैसे भारत में जो मुस्लिम बसना चाहे यहां पर बस गए, किसी ने भगाया नहीं, और बस गए तो उस तरह का अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हिंदुओं को वहां बहुत सारे अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था, वहां की माइनॉरिटीज को, और फिर उनको आतंक और अत्याचार से बचने के लिए यहां पर भागकर आना पड़ा। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565, 560, 359, 599। सही जवाब क्या हो जाएगा? 565 ये देशी रियासतें थीं, जिनको ये बोला गया पहले कि ये चाहे तो भारत या चाहे तो पाकिस्तान या चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसमें से बहुत सारे रियासतों का देश के एकीकरण के लिए विलय भी कराया गया, जिसकी हम पूरी बातचीत चैप्टर में कर चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में शासकों को यह सुविधा दी गई, क्या वे अपनी रियासत के स्वतंत्र शासक रह सकते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, वे केवल भारत में ही रियासत का विलय कर सकते हैं, वे भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र शासक बने रह सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? घ। उनको यह कहा गया कि या तो आप भारत में विलय कर लीजिए, या पाकिस्तान में कर लीजिए, या आप स्वतंत्र शासक भी बने रह सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन उसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम में दिए गए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति थोड़ी देखते हैं। पाकिस्तान डैश भावना को प्राथमिकता देता है। किस भावना को? द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को प्राथमिकता देता है। उसका यह कहना था कि जो माइनॉरिटीज या मुसलमान हैं, उनके हितों की रक्षा भारत में हो ही नहीं सकती, ऐसा मानते थे वो। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान में बसने के लिए डैश को आधार बनाया गया। किस चीज को आधार बनाया गया? धर्म को। तो एक तरह से धार्मिक आधार को आधार बनाकर देश का बंटवारा किया गया। डैश के कारण पाकिस्तान से हिंदू भारत आए। किस कारण? कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार के कारण, और यहां आकर रिफ्यूजी वाली समस्या का शुरुआत हो गया। हिंदुओं के प्रति अत्याचार के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में क्या हुआ? भारत में सांप्रदायिक दंगा प्रारंभ हो गया।
जूनागढ़ देश में अपनी रियासत का विलय करना चाहता था, किसमें? पाकिस्तान में। और जूनागढ़ का क्या था, जो शासक था वो मुस्लिम था, पर प्रजा क्या थी? भारतीय थी। तो वहां जनमत भी कराया गया और जूनागढ़ को भारत में शामिल कराया गया। डैश कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, कौन से? सैन्य कार्रवाई से। हैदराबाद में कौन थे? निजाम, और वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और सैन्य कार्रवाई करके फिर उसको भारत में मिलाया गया। अब प्रश्न को देखते हैं और इसका उत्तर देख लेंगे एक बार क और क खंड में। तो इधर क्या लिखा है? 1947 की शरणार्थी समस्या का संबंध, 1970 की शरणार्थी समस्या का संबंध, राज्य पुनर्गठन से बना प्रथम राज्य, कश्मीर पर हमला करने वाले पहाड़ी लोग, हैदराबाद की सेना का नाम। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो 1947, अच्छा इधर क्या है? 26 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान, रजाकार 30 सितंबर 48 बांग्लादेश। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से बना प्रथम राज्य, या इस तरह के इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर आपको दिए गए हैं क और ख में। और जब आप मैच करेंगे हाँ अच्छा, इधर भी कुछ वो ऑप्शंस दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के विभाजन से बना राज्य, ठीक, मध्य प्रदेश के विभाजन से बना राज्य, बिहार के विभाजन से बना राज्य, इस प्रदेश के विभाजन से बना गुजरात राज्य, वह राज्य जहां का शासक पाकिस्तान भाग गया था। तो ये इंपॉर्टेंट ख और क और ख खंड दिए गए। आइए अब इनको मिला के आंसर्स देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी है, देख लीजिए। कश्मीर के भारत में विलय की तिथि, भारत पाक के मध्य युग विराम की तिथि, कबायलियों की कश्मीर पर हमले की तिथि। देखिए आप पूरा कश्मीर इशू इसमें समझ लेंगे। भारत द्वारा पाकिस्तान के विरोध में सुरक्षा परिषद में शिकायत की तिथि, अभी क्वेश्चन चल रहा है। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। अब उत्तर देख लीजिए आप, ठीक है। हाँ अच्छा, कुछ और है। फ्रांसीसी प्रभुत्व वाला राज्य, इस प्रदेश के विभाजन से 7 नए राज्य बने, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का वर्ष, भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद में सुनवाई की तिथि, कश्मीर को विशेष दर्जा की बात। आइए अब देखते हैं कैसे उनका मैच किया गया है। तो 1947 की शरणार्थी समस्या का किससे है? ख, पाकिस्तान से संबंध है। 1970 की शरणार्थी का संबंध किससे है? बांग्लादेश। आपको पता है कि 1970 से बहुत सारे शरणार्थी भागकर भारत भी आ रहे थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जो था वहां पर बहुत सारा अत्याचार था, इसीलिए भारत ने युद्ध भी कराकर और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। राज्य पुनर्गठन से आयोग, पहला जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। इसकी चर्चा हमने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इस तरह की चीजें। कश्मीर पर हमला करने वाले पहाड़ी लोग कौन थे? कबायली थे, जिनको किसकी सहायता प्राप्त थी? पाकिस्तानी सेना की। हैदराबाद की सेना का नाम क्या था? रजाकार, ठीक है, रजाकारों की सेना। उत्तर प्रदेश के विभाजन से क्या बना? उत्तराखंड। किस ईयर में? 2000, ठीक। और कौन बना था? मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़, कौन से राज्य सन में? 2000। बिहार के विभाजन से कौन सा बना? झारखंड, किस सन में? 2000। सो 2000 में ये 3 नए स्टेट्स बने थे, ध्यान रखिएगा। इस प्रदेश के विभाजन से गुजरात राज्य बना, किससे? बॉम्बे प्रांत से। वह राज्य जहां का शासक पाकिस्तान भाग गया, जूनागढ़, ठीक है ना, क्योंकि शासक मुस्लिम था और बाकी प्रजा भारत में फिर शामिल होने को तैयार हो गई। कश्मीर के भारत में विलय की तिथि कब थी? 26 अक्टूबर 1947। महाराजा हरि सिंह वहां के राजा। भारत पाक के मध्य युद्ध विराम की तिथि 31 दिसंबर 1948। कबायलियों की कश्मीर पर हमले की तिथि 22 अक्टूबर 1947। भारत द्वारा पाकिस्तान के विरोध में सुरक्षा परिषद में शिकायत कब की गई? 30 सितंबर 1948। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक, आंध्र प्रदेश को किया गया, तो हमने कभी देखा था। फ्रांसीसी प्रभुत्व वाला राज्य असम, इस प्रदेश के विभाजन से 7 नए राज्य बने, ठीक है। अच्छा, ये यहां पौंडीचेरी कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये असम के विभाजन से 7 नए राज्य बने थे, ये आप देख लीजिए। ये मैच द फॉलोइंग आप ठीक कर लीजिएगा। तो असम, वहां पर फिर मिजोरम, त्रिपुरा और ये नागालैंड वाला सब कुछ आया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रांसीसी प्रभुत्व वाला पौंडीचेरी और इस प्रदेश के विभाजन से 7 नए राज्य असम, ठीक। भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद में सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 1949। कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त 14 मई 1954, ठीक। तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आपको उस समय का सारा घटनाक्रम और सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। अब आइए सत्य सत्य पर देखते हैं, इसको और ठीक करते हैं। तो भारत में स्थित देशी रियासतों के विलीनीकरण की मुख्य समस्या क्या थी? तो समस्या, भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण की मुख्य समस्या थी, बिल्कुल सही, एक मुख्य समस्या, ठीक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लगभग 565 जो है यहाँ पर देशी रियासतें थी और उन देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए बाध्य करना या उनको मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये सत्य है। भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, बिल्कुल सही वचन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैदराबाद जैसे को, जूनागढ़ जैसे देशी रियासतों को बहुत
एक तरह से आयरन एंड स्टिक जिसको बोलते हैं, कैरेट एंड स्टिक जिसको बोलते हैं, उस तरह की नीति अपनाकर और उन्होंने मिलाया था। रियासतों के विलीनीकरण में गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी का प्रमुख योगदान था, असत्य। इसमें गवर्नर जनरल माउंटबेटन इनकी थोड़ी भूमिका थी, ठीक, क्योंकि वो आखिरी अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। राजगोपालचारी पहले थे भारतीय, और प्लस इसमें मेन भूमिका थी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और साथ में प्रधानमंत्री नेहरू, ठीक है, क्योंकि सरकार उनकी चल रही थी। आगे देखते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम पंजाबियों ने नए राज्य के गठन की मांग की, यह असत्य है। किसने की? सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो मतलब मद्रास प्रांत के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई यहां से टुकड़े को काटकर यहां पर एक नया राज्य बनाया जाए तेलुगु भाषी के लिए। बाद में वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। तेलुगु भाषी पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन करते हुए जान दे दी थी, यह बिल्कुल सत्य वचन है। और किस लिए जान दे दी थी? इन्होंने जान दी थी भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए, ठीक, इसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी, तो ये सत्य वचन है। भाषा के आधार पर अंतिम नया राज्य हरियाणा था, यह भी असत्य है, क्योंकि बाद में फिर अभी और बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए, और हरियाणा के बाद तो कई स्टेट बने। मतलब ये तीनों जो झारखंड और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये तो बने, बाद में तेलंगाना भी बना, तो इसलिए ये सही नहीं है। गुजरात राज्य बॉम्बे प्रांत के विभाजन से बना, सत्य वचन है। मेघालय के विभाजन से उत्तर पूर्वी भारत में 7 नए राज्य बनाए गए, असत्य है। असम के विभाजन से बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, असम के विभाजन से उत्तर पूर्वी भाग में 7 नए राज्य बनाए गए थे, ठीक है। आपने 7 सिस्टर्स का भी नाम सुना होगा। शरणार्थी समस्या का कारण कौन सा राष्ट्र था? शरणार्थी समस्या का कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका था। क्यों? पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत में भागकर आए, वो शरणार्थी बने। बांग्लादेश से बहुत लोग भागकर भारत में आए, वो शरणार्थी बने। श्रीलंका से बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग जो श्रीलंकन्स थे, है ना, वहां पे बहुत बड़ी हिंसा चली थी, सिविल वार, आपको पता है। तो जो इंडियन तमिल्स थे खास करके, वो भी भारत में आकर बहुत ज्यादा शरणार्थी बनकर रहे। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीनों ने शरणार्थी समस्या भारत में पैदा की। पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर हुआ? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम किसने घुसपैठ की? तो पाकिस्तान स्थित कबाइलियों ने की थी, और जिसने जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, बर्बर अत्याचार किए, उसके बाद भारत में इसका विलय भी हुआ। 1947 में जम्मू कश्मीर का शासन राजा हरि सिंह थे, इन्होंने ही भारत के साथ विलय पत्र पर सहमति हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के किस भाग में शरणार्थी भारत आए? पंजाब और सिंध प्रांत से। 1970 में भारत को किस क्षेत्र से शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा? पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान से। किस व्यक्ति के प्रयासों से रियासतों का विलीनीकरण संभव हुआ? सरदार पटेल। राज्यों के विलीनीकरण में किस गवर्नर जनरल ने सहयोग दिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, ठीक बात। किस राज्य को देश का विशेष दर्जा मिला? जम्मू एवं कश्मीर, मतलब विशेष प्रदेश का देश में दर्जा मिला। किस धारा के अंतर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? धारा 370। हालांकि इसको अब हटा दिया गया है, एक प्रोविजन को छोड़ के इसको अब क्या कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। किस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी शरणार्थी को वापस लेने का आश्वासन दिया? शेख मुजीबुर रहमान। हैदराबाद रियासत में किस नाम से सेना गठित की गई? रजाकार, ठीक है, और निजाम वाला जो कंसेप्ट था। भाषा के आधार पर कौन सा सर्वप्रथम गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य का शासक पाकिस्तान भाग गया? जूनागढ़ का शासक। किस देशी राज्य के विरुद्ध भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी? हैदराबाद, वहां पे निजाम थे और रजाकार सेना थी। ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड के आंसर। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में एडवांस पूछे जा सकते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि जो सैंपल पेपर्स भी आए हैं, चाहे सीबीएसई के हों, अलग अलग जगह पर, उसमें वन लाइनर्स या ऐसे सत्य असत्य या जिसको कह सकते हैं रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन, फिलअप, ये सब आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब पहला प्रश्न है, शरणार्थी समस्या क्या है? तो ये अति लघु सवाल देख लेते हैं। तो सामान्य रूप से जब किसी देश के नागरिक विषम परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन करते हुए वहां शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को शरणार्थी कहा जाता है, तथा इनके व्यवस्थापन, सुरक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था ही शरणार्थी समस्या कहलाती है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले, और किस तरह से म्यांमार और बर्मा में उनके साथ अत्याचार हो रहा था। तो जब कोई ऐसा लगता है कि हम किसी जगह पर सामान्य रूप से नहीं रह पाएंगे, तो भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं, तो वो रिफ्यूजी या शरणार्थी होते हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है? राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। आ रही बात समझ में? व्हाट इज नेशन बिल्डिंग? राष्ट्र में एकीकरण यानी कि यूनिटी,
ठीक, राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के तरह कि हर 4 साल 2 साल में सरकार गिर जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और विकास की सुनियोजित यानी प्लान्ड डेवलपमेंट। ये 2-3 चीजें जो होती हैं, इनसे मिलकर क्या सुनिश्चित होता है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बनती है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्य, विश्वास और आदर्शों पर आधारित होती है। तो सार्थक मूल्य यानी जो वैल्यूज हैं वो रहेंगी, विश्वास यानी आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रस्ट रहेगा, और हमारे आदर्श जो आइडल्स हैं इस पर ही आधारित रहेगी, कुछ ना कुछ आइडल्स रहेगा। जैसे हमारे आइडल्स हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसके अलावा हम सबको साथ लेकर चलें, इस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कश्मीर की समस्या से क्या तात्पर्य है, तो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। पाक समर्पित आतंकी गतिविधि, अनुच्छेद 370 आदि जम्मू कश्मीर की समस्या को सामान्यतः कश्मीर की समस्या कहा जाता है, जिसमें से 370 का इलाज तो हमने लगभग कर दिया है। ठीक है, अब पीओके लेना बाकी है। राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया, व्हाई द री-स्टेट्स बीन रीऑर्गेनाइज्ड। कुछ भाषाई आंदोलनकारियों ने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करना शुरू कर दिया और तीव्र आंदोलन शुरू हो गए, इसलिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको एक तो दर आयोग की चर्चा करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था ना कि पहले दर आयोग बनाया गया कि भाई राज्यों के हिसाब से पुनर्गठन हो कि नहीं, भाषा के आधार पर इन्होंने मना कर दिया। बाद में फिर क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा कि हाँ, सैद्धांतिक रूप से दर आयोग सही है, पर भाषा के आधार पर भी जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए किया जा सकता है। तो 1953 में क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की घोषणा की गई, और उस अधिनियम की घोषणा के बाद ये कहा गया कि ठीक है 16 राज्यों की बात की गई, लेकिन सरकार ने 14 राज्य, मतलब अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात आई, और भाषा के आधार पर भी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया कि लोगों की जनभावनाओं का ध्यान रख के ठीक तरीके से शासन प्रशासन को चलाया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो चीज थी जिससे कि कश्मीर भारत में शामिल हुआ, विलय पत्र जिसको कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वह सहमति पत्र था एक तरह से, ठीक है, जो देशी रजवाड़ों के शासकों के सामने आजादी के बाद भारतीय संघ में अपने विलय के लिए प्रस्तुत किया गया। जैसे मान लीजिए कि ये लेट्स सपोज ये भारत है, अब यहाँ पर एक रजवाड़ा है, यहाँ एक राजवाड़ा है, तो अगर सरकार इनके पास जाती है तो बोलेंगे ठीक है आप हमसे शामिल होना चाहते हैं, कुछ हमें आप लिख के हमें सहमति देनी है, तो एक एग्रीमेंट तैयार होता था, जो चीजें उसमें लिखी होती थी यहाँ पर फिर साइन हो जाता था, तो इसे एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। स्टेडी स्टिल एग्रीमेंट क्या है, तो स्टेडी स्टिल एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत में अभी तक स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य की केंद्रीय सरकार के स्थान पर नई संघीय व्यवस्था की केंद्रीय सरकार को मान्यता दी गई, जिसे सभी राज्यों प्रमुख रूप से स्वीकार करेंगे। तो पहले क्या था, ब्रिटिश केंद्रीय सरकारें थी, अब ब्रिटिश केंद्रीय सरकार की जगह पे भारत की अपनी केंद्रीय सरकार होगी, ऐसी व्यवस्था को बनाना इसे स्टेडी स्टिल एग्रीमेंट कहा गया, जिसमें सभी राज्य कहेंगे कि हाँ ठीक है ये हमारी केंद्र शासित प्रदेश होगी। तो उसे कहा गया संघवाद, यानी सभी राज्य मिलकर शामिल होंगे। तो संघवाद भी दो तरह का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। मतलब क्या हुआ, अब दोनों केस में क्या होगा कि एक केंद्र सरकार होगी, कुछ राज्य होंगे। जो कमिंग टुगेदर होता है तो कुछ राज्यों ने कहा कि चलो हम मिलजुल के एक सरकार देश बना लेते हैं, जैसे अमेरिका में 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया हुआ है और वहां राज्यों को ज्यादा अधिकार है। होल्डिंग टुगेदर मतलब सभी राज्य अलग अलग भाग रहे हैं, जूनागढ़ कह रहा है पाकिस्तान जाएंगे, कश्मीर कह रहा है आजाद रहेंगे, ऐसा, लेकिन सबको मिला के एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है, सबको पकड़ के रखी हुई है, ये होल्डिंग टुगेदर होता है, वहां पे केंद्र ज्यादा मजबूत होती है। भारत में उसी तरह का संघवाद है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जरूर आप ध्यान रखेंगे। कौन सी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, सामान्यतः हैदराबाद रियासत का नवाब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। पहले जम्मू कश्मीर का भी कुछ ऐसा ही विचार था, तो उसको समझाया गया कि भाई बीच में तुम क्या स्वतंत्र रहोगे, ऐसा नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, तो हमने उसको मारा और फिर कर लिया। जम्मू कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है, तो इसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगी हुई है। ठीक है, ऊपर कोने में अफगानिस्तान से लगती है, हालांकि वो पीओके अब ऑक्यूपाइड है, लेकिन है। सर्वप्रथम राज्यों का पुनर्गठन हेतु किस आयोग की स्थापना की गई, तो जून 1948 में श्री एस.के. दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक व्यवस्था के सुसंचालन की दृष्टि से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन कर
पुनर्गठन के विचार पर अपनी असहमति व्यक्त की। तो एसके दर ने जो पहला इनके एक तरह से इनके संरक्षण में जो पहला आयोग बना था, तो उन्होंने इस बात से असहमति दर्ज की कि भाई भाषा के आधार पर भी कोई आयोग हो, ऐसा इन्होंने नहीं माना। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन को नहीं माना। भारत में 2019 की स्थिति में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? ये 2019 की बात कर रहा है। भारत के प्रथम और अंतिम राज्य का नाम लिखिए। तो भारत में 2019 की स्थिति में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत का प्रथम राज्य भाषा क्या पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को लेकर 29 थे, फिर जम्मू कश्मीर को संघ शासित कर दिया गया और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की जगह पर वो 8 हो गए। भारत का प्रथम राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना और अंतिम राज्य तेलंगाना है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य की जगह जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों संघीय प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, जो 31 अक्टूबर 2019 को बन गए थे। ठीक बात। चलिए अगला सवाल भारत में, अब थोड़ा अति लघु से लघु की तरफ आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में राष्ट्र निर्माण की निम्नलिखित चुनौतियां थी। भारत को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र की स्थापना करना, ऐसे विकास जिसमें समूचे समाज का भला हो, रजवाड़ों के विलय की समस्या, शरणार्थियों की समस्या। तो मैंने आपको चैप्टर में भी शुरू में बताया था कि 2 चीजें बहुत क्लियर थी कि जब देश बनाया गया तो एक तो डेमोक्रेटिक सेटअप हो और दूसरा ये हो कि वेलफेयर स्टेट हो, कल्याणकारी राज्य हो। 2 चीजों के लिए तो हम प्रतिबद्ध थे। तो एक यूनिटी बना के रखना, डेमोक्रेसी बना के रखना, सभी समाज के लिए भला करना, रजवाड़ों के विलय को मिलाना, शरणार्थियों की समस्या, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगला सवाल है, कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? संक्षेप में लिखिए। तो कश्मीर विवाद के संबंध में पाकिस्तान का तर्क निम्नलिखित है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर का पाकिस्तान के साथ विलय होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि भाई 2 नेशन थ्योरी है, तो जो मुसलमान हैं वो भारत के साथ कैसे रह सकते हैं, भारत नहीं यहाँ आना चाहिए। कश्मीर राज्य का सदैव पाकिस्तान में शामिल मुजफ्फराबाद, पूंछ आदि के क्षेत्रों से आर्थिक और भौगोलिक संबंध होने के कारण उसका विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। तो बोलता है कि मुजफ्फराबाद और पूंछ ये सब पाकिस्तान के साथ हैं, तो विलय इधर कर दो, और भूल जाता है कि इतना हिस्सा इधर है, उसको क्या समझाया जाए। तो ये तर्क देता है। भारत द्वारा आश्वासन देने के बावजूद जनमत संग्रह न किया जाना विलय को अपूर्ण माना जाएगा। वो कहता है कि भारत ने कहा था कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, आपने कराया नहीं, तो कैसे विलय माना जाए। तो भारत कहता है कि अब क्या मैं बोलूं, भारत कहता है कि भाई देखो, जब यूएन ने बोला था कि पहली शर्त ये कि आप सेना को वापस बुलाइए, तब जनमत संग्रह की बात होगी। जब तुमने पहले ही शर्त नहीं मानी तो दूसरे शर्त की क्या बात करते हो। अब क्या करें उसका। कश्मीर की मुक्ति के लिए सीमा पार से घुसपैठ कराने वाले आतंकवादी नहीं, अपितु कश्मीर को मुक्त कराने वाले स्वाधीनता सेनानी है। वाह क्या बात है। बोलते हैं जो लोग कश्मीर में लेके गोला बारूद घुस रहे हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है, तो कश्मीर को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल है, कश्मीर विवाद पर भारत के क्या तर्क हैं, आप समझिए। तो कश्मीर विवाद पर भारत द्वारा दिए गए तर्क निम्नलिखित हैं। 1947 के अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कश्मीर का भारत में विलय न्याय सम्मत है। एक तो ये बात की जाती है। द्विराष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान की अपनी बुद्धि की उपज है, जिसे स्वीकार करने के लिए रियासतें शासक बाध्य नहीं थे, यह भी हमारा तर्क है। जनमत संग्रह का प्रश्न समाप्त हो गया, क्योंकि 1952 से राज्य में अनेक चुनाव में जनता ने अपने विलय को स्वीकार कर लिया है। तो 1952 में हमने कई चुनाव कराए, हमने वहां लोकतांत्रिक सेटअप दिया, लोग चुनाव करके अपने शासक सरकार चुनते हैं। अपने संविधान में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम भारत के ही अभिन्न अंग रहे और कभी बदल नहीं सकते हैं, वहीं की संविधान सभा ने। तो अब तो बात खत्म हो गई ना। विवाद नहीं, पाकिस्तान द्वारा तैयार किया गया मुद्दा है, हम ये कहते हैं। पाकिस्तान की शह पर अतिक्रमणकारियों ने द्वारा चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में मुक्त वाहिनी का गठन पाकिस्तान के कुशासन के विरुद्ध वहां की जनता द्वारा किया गया, ये हम कहते हैं बार बार। अब थोड़ा लॉन्ग आंसर्स की तरफ चलते हैं। भारत विभाजन के कारण क्या थे? तो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा किया जाएगा। पहला है द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसको कहते हैं 2 नेशन थ्योरीज। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात को बढ़ावा देकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नामक 2 कौमों का देश है, वो ये कहते थे। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में प्रतिस्पर्धा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय से ही हिंदू मुस्लिम एकता में दरार शुरू हो गई और अंग्रेजों ने इसे और आगे बढ़ावा दिया। जैसे 1909 का जो अधिनियम लाए अंग्रेज, उसमें भारत और इसमें मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई, तो वहां से और खाई बढ़ती चली गई। अंग्रेजों की फूट डालो वाली जो नीति है, तो ब्रिटिश शासक प्रारंभ से ही इस नीति का पालन करके अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करते रहते थे। मुस्लिम लीग द्वारा जब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की गई, तो अंग्रेजों ने भी इसे अपना स्वार्थ देखा और मांग को समर्थन दे दिया। ठीक है,
सांप्रदायिक दंगे, जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसको अंग्रेजी में कहते थे डायरेक्ट एक्शन, जिसमें सीधे हिंसा होती थी, की नीति के कारण भारत के कई भागों में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे फसाद हो रहे थे, जिनमें जन और धन दोनों का नुकसान हो रहा था। कांग्रेसी नेताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विभाजन स्वीकार करना उचित समझा। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रस्ताव या प्रभाव, तो भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव भी उत्तरदायी था। मौलाना आजाद ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आने के 1 माह के भीतर पाकिस्तान के प्रबल विरोधी नेहरू विभाजन के समर्थक नहीं तो कम से कम इसके प्रति तटस्थ अवश्य हो गए। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव था। अगला सवाल देखते हैं, शरणार्थी समस्या के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। शरणार्थी कहीं से आए, उन्हें शरण स्थल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भावनात्मक संवेदों से गुजरना पड़ता है। ये शरणार्थियों की समस्या है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से उपजे प्रभाव का अनुभव निम्नलिखित तथ्यों द्वारा किया जा सकता है। इनके व्यवस्थापन और पुनर्वास से एक आर्थिक बोझ, इकोनॉमिक बर्डन बनता है, इसको समझिए आप। पाकिस्तान से विस्थापितों को दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रखा गया, जहां उनके आवास, भोजन, जल, स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। साथ ही पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी इस तरह की व्यवस्था की गई। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में बसाया गया। इन सब व्यवस्थाओं में भारत को अथाह धनराशि खर्च करनी पड़ी, जो भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण बनी। दूसरा है शरणार्थी द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों की क्षतिपूर्ति की समस्या। व्यवस्थापन मानकों के साथ भारत सरकार के शरणार्थी व्यवस्थापन एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के आंकड़े प्रमाणों सहित एकत्रित करना शुरू कर दिया गया कि भाई किसने कितनी संपत्ति छोड़ी और उसका क्या रिम्बर्समेंट होना चाहिए। आंकड़ों से पता चला कि लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में लगभग 50,000 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह भारत से पाकिस्तान गए मुस्लिम भारत में अपनी 10,000 लाख रुपए की जायदाद छोड़ गए थे। भारत ने तत्संबंध में पाकिस्तान को छोड़ी गई संपत्ति का आकलन पेश कर उससे क्षतिपूर्ति की मांग भी की थी। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से क्षतिपूर्ति के आंकड़े भारत को सौंपे। दोनों सरकारों के अधिकारियों ने प्रथम बैठक 29 अगस्त 47 को हुई। दोनों सरकारों ने एक दूसरे द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के सत्यापन के लिए समय की सहमति हुई और इस पर निर्णय लेने में सालों बीत गए। उनका यह था कि भाई जिसने जितनी संपत्ति छोड़ी है उसकी क्षतिपूर्ति उसमें होनी चाहिए। अंत में 1955 को दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें एक दूसरे के यहाँ बैंक या लॉकरों में जमा खाते के स्थानांतरण किए जाने की सहमति, साथ ही एक दूसरे के यहाँ छोड़ी गई अचल संपत्तियों का आकलन शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में दिया जाना स्वीकार किया गया। यह समझौता पूरी ईमानदारी से पाकिस्तान द्वारा आज तक निभाया नहीं गया है, बट नेचुरल है वो नहीं निभाएगा। फिर नेहरू लियाकत समझौता की अगर बात करें तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 1950 के मध्य एक समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने अपने यहाँ निवास कर रहे अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा और विकास के समान अवसर के संवैधानिक अधिकार प्राप्त किए जाएंगे कि ठीक है, दोनों अल्पसंख्यक हमारे अगर मुस्लिम आपके अगर हिंदू हैं तो हम उनको बचा कर रखेंगे। कट्टरपंथी दलों के दबाव में पाकिस्तान अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने में असफल रहा। ठीक, तो ये उसकी नाकामी रही। अगला सवाल है कश्मीर समस्या के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। कश्मीर समस्या के कारण, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के शासक को यह सुविधा दी गई कि वह भारत या पाकिस्तान में विलय के लिए या स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना स्वीकार कर सकता है। ठीक, ये उसको दिया गया ऑप्शन। महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। यह निर्णय पाकिस्तान की आशा के विरुद्ध था। पाकिस्तान को लगता था कि वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। अतः उसने महाराजा पर दबाव बनाने के लिए अपने यहाँ से कश्मीर राज्य को जाने वाली खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल, ईंधन सब कुछ रोकना शुरू कर दिया। जब इस कार्रवाई का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखता तो उसने सितंबर और अक्टूबर 1947 में आदिवासियों के माध्यम से दंगे, लूटपाट कराना शुरू किया। बाद में इन्हीं कबायलियों के छद्मवेश में पाक सेना को कश्मीर क्षेत्र में घुसेड़ दिया। इस सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को पश्चिमी पंजाब की ओर से घाटी में प्रवेश करके गांव और शहरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को पाक सेना राजधानी श्रीनगर के समीप पहुंच गई। कश्मीरी सेना इन्हें रोकने में अपने को असमर्थ पा रही थी। राज्य में आए संकट को देखते हुए 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भारत में सैन्य सहायता प्राप्त करने हेतु दिल्ली से संपर्क साधा। हरि सिंह ने कहा कि हमें अब मदद चाहिए। भारत सरकार ने अपने जवाब में कश्मीर शासक को अपनी रियासत भारत में विलय किए बिना उसे सैन्य सहायता देने में अपनी असमर्थता जताई। ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर को अपनी रियासत को भारत में विलय करने की घोषणा कर दी और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर भारत सरकार से सैन्य सहायता भेजने का आग्रह किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इन्होंने बनाया था। भारत सरकार राज्य के विधिवत विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना सैन्य सहयोग देने में असमर्थ थी।
जाहिर सी बात है, भारत ने कहा कि भाई जब तक आप हमारे में विलय नहीं करेंगे, हम आपको हस्ताक्षर नहीं करेंगे कि आप हमारे साथ, हम आपको सहायता नहीं करेंगे। भारत के लिए अच्छा मौका था, माउंटबेटन ने भी कहा कि इनसे विलय करवा लो फिर आगे बढ़ो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। 26 अक्टूबर को महाराजा ने दस्तावेज में हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ भारत की सेनाएं 27 अक्टूबर से कश्मीर घाटी पहुंचने लगी और कश्मीर को विध्वंस होने से बचा लिया गया। ठीक है। पाकिस्तान ने कश्मीर के शासक का अपनी रियासत को भारत में विलय के निर्णय को सिरे से खारिज किया और कायर शासक द्वारा भारत की सैनिक सहायता लेने हेतु अपनी रियासत के विलय को कश्मीर की जनता के साथ धोखा दिया। उससे कहा कि वहां का शासक कायर है और कश्मीर की जनता के साथ उसने धोखा कर दिया है और कश्मीर की जनता को लूट रहे थे, आके इसको ठीक बता रहे थे। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशें क्या क्या हैं? ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग के अन्य सदस्य स्वर्गीय श्री हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। ये गठन आयोग बना। आयोग ने लगभग 2 वर्षों तक सारे देश का भ्रमण कर सभी भाषाई संगठन, बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञों से विचार विमर्श कर 30 सितंबर 1955 को 267 पृष्ठ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें देश की जनता को क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान रखते हुए राष्ट्र हित में एक संतुलित और समन्वित पुनर्गठित राज्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश दी गई। क्या सिफारिश दी गई? ध्यान से समझ लीजिए। राज्यों के पुनर्गठन करते समय देश की अखंडता और एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता से ध्यान रखा जाए, इसकी बात की गई। केवल भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पूर्ण निरस्त माना गया। पुनर्गठन में भाषाई एकरूपता को बनाए रखने का अवश्य प्रयास किया जाए, पर इससे क्षेत्र विशेष की भाषा की बहुलता से अल्पसंख्यक भाषाई जनता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, यानी ये बैलेंस किया जाए कि भाषा और प्रशासन को की चीजें एक साथ ठीक से चलती रहे। नवगठित राज्यों के निर्माण के समय भाषाई और सांस्कृतिक साझीयता को विचारण में रखा जाए। पुनर्गठित होने वाले राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक विषयों की उचित व्यवस्था को भी विचारण के लिए रखा जाए। वर्तमान में संविधान में वर्णित राज्यों के 4 पक्षीय वर्गीकरण को समाप्त करके सभी राज्यों को समान स्तर पर दिया जाए। किसी को स्पेशल, किसी को बहुत ऐसा नहीं किया जाए, सबको समान व्यवहार दिया जाए। ठीक, तो ये उस अधिनियम के उस आयोग इंपॉर्टेंट जो 1953 का आयोग था उसके संस्तुति थी। अगला सवाल है, भारत विभाजन के समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अब जो कठिनाइयां थी देख लीजिए। पहला, ब्रिटिश भारत में किसी भी स्थान पर पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं थे, यद्यपि देश के पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में पंजाब प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या का संकेंद्रण था। ठीक है ना, इससे एक डेमोग्राफिक समस्याएं जो थी। यदि इन दोनों प्रांतों को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता तो पाकिस्तान के 2 हिस्से होंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच भारत का क्षेत्र स्थित होगा, अतः विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था। तो एक तो विभाजन की चुनौती आई, विभाजन में भी मुसलमानों को एक साथ करने के चक्कर में 2 तरफ पाकिस्तान हो गया, बीच में भारत हो गया, तो बड़ी समस्या हो गई। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश राज्य बन गया। दूसरी कठिनाई यह थी कि सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे, उन्हें विवश होकर पाकिस्तान में शामिल किया गया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान स्थित उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोकप्रिय नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते थे, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे तथा वे इस प्रांत को पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी मांग को अस्वीकार कर इस प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो जो कठिनाइयां थी उसमें पहला तो था क्या, विभाजन की कठिनाई। तीसरी कठिनाई यह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक भाग मुस्लिम आबादी वाले थे। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को फैसला नहीं हो पाया कि भारत के हिस्से हैं या पाकिस्तान के। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है। चौथी कठिनाई थी कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, यानी उधर हिंदू इधर मुसलमान, जिन पर बंटवारे के बाद हमले होने लगे। फलस्वरूप उनको न चाहते हुए भी बहुसंख्यक वाले क्षेत्र में जाना पड़ा। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो विभाजन के बाद बहुत प्रमुख रूप से सामने आई, बहुत डिटेल में हमने चैप्टर में भी देखा है। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ सकता है, अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर। देश के विभाजन के उपरांत भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अल्पसंख्यक की समस्या बनी रही। पाकिस्तान में हिंदू और सिख विभाजन के बाद भी वहां के नागरिक बने रहे। पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित करने के बाद उनकी स्थिति द्विस्तरीय नागरिक की हो गई। भारत ने नहीं घोषित किया कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, तो यहाँ सभी नागरिक बराबर थे। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया तो बाकी जो जातीय धर्म थे वो एक दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। आज ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को तमाम भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ भारत में भी विभाजन के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान बच गए थे जिन्होंने भारत को ही अपना देश माना। उनकी जनसंख्या विभाजन के बाद कुल जनसंख्या का 12% थी। ठीक है।
भारत के संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसको कहा जाता है सेकुलर स्टेट, ठीक, हमने एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया था। अल्पसंख्यकों की भांति मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी संविधान में शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रदान किए गए अधिकार, आर्टिकल 29-30 आप ठीक से पढ़ेंगे अगर संविधान में। साथ ही भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार भी प्राप्त किए गए। निष्कर्ष यह है कि भारत में अल्पसंख्यक पाकिस्तान की तुलना में अधिक सहज अनुभव कर रहे हैं। फिर भी आजाद भारत में समय समय पर होने वाले हिंदू मुस्लिम झगड़े कहीं न कहीं विभाजन की मानसिकता से प्रभावित होते हैं। सांप्रदायिक झगड़े और तनाव विभाजन की विरासत के रूप में मिले हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों को सौंपे गए दस्तावेजों की क्या शर्तें थी, उन शर्तों के बारे में चर्चा करनी है। तो भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में देशी नरेशों को अपनी रियासत की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं मुद्रा संबंधी समस्त अधिकार भारत की संघीय सरकार को सौंपते हुए भारत में अपने रियासतों के विलय की स्वीकृति की गई, ठीक। दूसरा दस्तावेज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, जिसके द्वारा अभी तक स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य की केंद्रीय सरकार के स्थान पर अब नई संघीय व्यवस्था होगी और इस नई केंद्रीय संघीय व्यवस्था को सबको स्वीकार करना पड़ेगा, जो अब नया एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों को छोड़कर देश की सीमा के अंदर स्थित सभी रियासतों के शासकों ने उपयुक्त दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत में अपने राज्यों के विलीनीकरण को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और यहां से बाकी तीनों राज्यों को कैसे मिलाया गया, इसकी कहानी आप पूरी जानते हैं। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको इस चैप्टर के जरूर देख लेने चाहिए, जो अति महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में है, जिसमें हमने छोटे सवाल भी देखे, लघु भी देखे, दीर्घ उत्तरी भी देखे, बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज तो किए हुए हैं। ये चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर में कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट या एप्लीकेशन, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें, यानी सीबीएसई इंग्लिश, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ओलंपियाड, इसके अलावा आईआईटी जेईई और कंपटीशन, सारी की सारी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, और आप पूरे सिलेबस का कवरेज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। बस क्या है, आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहना है, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम बहुत सारी वीडियोस आप तक लेकर आएँ और आपकी परीक्षा की, आपकी पढ़ाइयों को और आसान बनाएं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।